नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल बोस, कहा बंगाल में हुई हिंसा बर्बर और शर्मनाक। राष्ट्रीय महिला आयोग से भी प्रभावितों ने साझा किया दर्द। भाजपा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 4 कुख्यात माओवादी गिरफ्तार। पकड़े गए माओवादियों पर था 40 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के दयालपुर हादसा पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को दी जाएगी 50,000 रुपए की सहायता। बाईस और 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे मुलाकात। बहुआयामी साझेदारी को मिलेगी नई गति। और भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से कहा, बिना भेदभाव हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें सुनिश्चित। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के जरिए भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल के बीच सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर सऊदी अरब जा रहे हैं। 2016 और 2019 के बाद यह पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा होगी। Prime Minister's engagements will include a one-on-one meeting with His Royal Highness the Crown Prince, as well as formal engagements that include a ceremonial welcome and bilateral talks. The two leaders will co-chair the second meeting of the Strategic Partnership Council. भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जन जन के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग साझा करते आए हैं। ऐसे में पीएम की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। Saudi Arabia hosts a very large Indian expatriate community, possibly the second largest expatriate community of its kind anywhere in the world. Saudi Arabia is a leading voice in the Islamic world and is increasingly playing an important role in regional developments. भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी को जहां नई गति देगा, वहीं ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री पीड़ितों से मिलने नहीं गया है, लेकिन हिंसा पीड़ितों का दर्द समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार बंगाल में कैंसर की तरह फैल रहा है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी पीड़ितों का दर्द जानने के लिए हिंसा प्रभावित धुलिया का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कई महिलाएं फफक कर रो पड़ी। बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल, हिंदुओं का हाल बेहाल, टीएमसी को सत्ता का गुरूर, हिंदू पलायन को मजबूर, राज्यपाल के सामने छलका
पीड़ितों का दर्द। पश्चिम बंगाल के हिंसा पीड़ितों का दर्द और पीड़ा समझने के लिए शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। राज्यपाल बोस ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल ने धुलियान से लेकर सुती हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ साथ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पीड़ितों की शिकायतें सुनी और प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। इससे पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को मालदा में भी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे आप बीती सुनी थी। There were many demands from the people. First demand was we want justice. Second was we want peace. Third was we want a permanent BSF camp there. And fourth and fifth and sixth are all there, which you know. All these will be taken with all the seriousness it deserves and will be taken up with the appropriate authorities for appropriate action. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और उनकी टीम भी शनिवार को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने हिंसा का शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की। रहाटकर और उनकी टीम को अपने बीच पाकर पीड़ितों का दर्द छलक उठा। धुलियान में महिलाएं तो जमीन पर लेटकर फफक कर रो पड़ी। पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको कुपा के काटाया गया। उसका भयानक है। ऐसा मामला बंगाल में हुआ कि हम नहीं जानते हैं, पहला बार देख रहा। वहीं राज्य में भड़की हिंसा और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा टीएमसी सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों का आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार को सूबे की बिगड़ी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बंगाल में अभी सनातनी लोग, क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, जो भी हैं हमारे भाई लोग, ये इस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अभी खत्म वो जमाना हुआ है। तो आपको उनको ज्यादा खुश रखना पड़ेगा जो उनके वोट बैंक है। इसीलिए कुछ एक बात गलत उनके खिलाफ उनके लिए कुछ नहीं करेंगे कि उनको हर वक्त खुश रखें, चाहे वो कोई मरे गए कोई नहीं जाए। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इस सिलसिले में 274 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रसन्नजीत बख्शी और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुर्शिदाबाद सहित कई जिलों में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद स्थिति असामान्य नजर आ रही है और इसी पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकान मजूमदार से बात की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल, पश्चिम बंगाल जलता हुआ नज़र आ रहा है। मुर्शिदाबाद की और मालदा की बात करें तो हिंदू पीड़ित नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से मैं वहां पर था और वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, आपका इस पर पहला कमेंट क्या है? देखिए, जैसे आपने बताया, सच में बंगाल जलता हुआ दिख रहा है और भी बहुत कुछ होता। ममता बनर्जी ने अपने इशारों में कंट्रोल किया है, क्योंकि ये जो दंगा आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी का खुद का स्पॉन्सर्ड प्लान है और ममता बनर्जी इससे 2 काम अपना एक तीर से 2 निशाना जिसे बोलते हैं। एक तो उन्होंने कोशिश किया और सफल भी हुए कुछ हद तक, जो 26,000 टीचरों की नौकरी चली गई, जो बहुत बड़ा करप्शन का केस है। इसमें कोर्ट ने बोला है करप्शन हुआ, वहाँ से सबका ध्यान हटाने का काम किया उन्होंने। दूसरी बात, ये जो दंगा हुआ, इससे मुस्लिम वोट पोलराइजेशन, मुस्लिम में भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही थी। वो लोग सीपीएम की तरफ और दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया
और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग बहुत जोर शोर से बढ़ चढ़ कर इसमें इस दंगा में हिस्सा लिया। जैसे ही ये हिंसा होती है, हिंदू पलायन करते हैं, ममता बनर्जी जो है राहत कैंपों की तरफ नहीं जाती बल्कि मौलवियों के साथ बैठक करती हैं और भाषण देती हैं और कहती हैं कि वक्फ बिल के चलते ये दंगा हुआ, और साथ ही दूसरी बात ये कहती हैं कि बीएसएफ और बीजेपी ये दंगा करा रही है। ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ जो बैठी थी वो अपना काम कर रही थी, उनका वही वोट बैंक है। मौलाना लोग वोट करवाते हैं। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि आप मौलाना को लेके आपका मुख्यमंत्री बैठ रहा है, हिंदुओं को लेके नहीं बैठ रहा है या पीड़ितों से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है समझ लो कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की कीमत उनके लिए सेकंड दर्जे का है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द मौलानाज एंड द मौलवीज, और वो जो मुअज्जम जिसे बोलते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ममता बनर्जी ने खुद बताया कि बीएसएफ ने लोगों को 4,000 5,000 रुपया दे के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, सोचिए, पत्थर फेंकवाने का काम किया। जहाँ कोर्ट में जाकर ममता बनर्जी के अंडर में काम करने वाला पुलिस, क्योंकि शी इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उनके अंडर काम करने वाला पुलिस जाके बोल रही है, मैंने दिखाया आज मेरे भाषण जो था यहाँ पे हमने खोल के दिखाया और पुलिस ने क्या लिखा, उसमें पूरा लिखा हुआ था कि लोकल पीपल, वो साजूर मोड़ हो या डाक बांग्लो मोड़ है, ये जहाँ भी हो, जितने भी लोग जमा हुए थे, पुलिस ने कोर्ट के सामने जाके पुलिस का जो बयान है उस बयान में बताया कि सारे लोकल यूथ थे। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, सैकड़ों से ज़्यादा घर जला दिए गए, उसके बावजूद भी इंडी गठबंधन का कोई नेता नहीं पहुंचा। नहीं, इंडी गठबंधन के नेता तो नहीं पहुंचेंगे, वो अखलाक के घर जाएंगे, याकूब मेनन के घर जाएंगे। भारत में आकर किसी ने बम फोड़ दिया तो उनके घर जाएंगे, भारत के खिलाफ किसी ने बंदूक उठा लिया तो उनके घर में भी जा सकते हैं। लेकिन हिंदू मर रहा है, हिंदू तो दिखता ही नहीं उनको हिंदू का मौत दिखाएंगे तो उनके आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, उस समय हिंदू नहीं दिखते, इसलिए वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। जब भी केंद्र में कोई बड़ा कानून आता है, चाहे एनआरसी आए, सी आए, चाहे किसान बिल आए या कुछ भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, आखिर बंगाल ही क्यों जलता है? बंगाल में ऐसी सरकार है जो दंगा कराती है, दंगा में प्रोत्साहन करती है, और दंगे जो करते हैं दंगाई, उनको संरक्षण मिलती है। आप सोचिए, टीएमसी का काउंसिलर दंगा कर रहा है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी उसको हटाएगी, पार्टी से निकालेगी? कुछ नहीं करेगी। दंगा होगा, ऐसे चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो जरूर दंगा होगा। जब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर 26 में बनेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी एक पत्थर उठाने की, जो हाथ पत्थर उठाएगा उसको तोड़ देंगे। मस्जिद अगर है वो नमाज पढ़ने की जगह है, आप जाओ अल्लाह की इबादत करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन वहाँ से अगर आप माइक में लगा कर दंगा करो, रास्ते में उतरो दंगा करो, तो उस मुआजिम को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने वो कॉल दिया, या मौलवी साहब ने जिसने वो कॉल दिया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको ये ना है कि एक्ट के अंदर उसको डालेंगे और वो मस्जिद भी सील कर देंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुकांत मजूमदार। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, बालूरघाट। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH, जिन जगह लिखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आजादी के आंदोलन से जुड़ी नेशनल हेराल्ड जैसी ऐतिहासिक संस्था को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। जीप स्कैम से लेकर ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम तक
आपने मास्टरी कर ली है। आप आज के दिन में कांग्रेस एक करप्शन का पाठशाला चला रहा है, जिस पाठशाला से देश की जनता परेशान है। सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी जी हैज टू अंडरस्टैंड कि देश का प्रॉपर्टी है, कोई उसको नहीं ले सकता है। आप ये बताओ कि चोरी भी करोगे और सीनाजोरी भी करोगे, स्कैम भी करोगे और धरना भी करोगे, ऐसा नहीं होता हमारे देश के अंदर में। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मामले में कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मामला उस पुरानी सोच को दर्शाता है जहां सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। भाजपा नेता नलिन कोहली ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। जो ईडी ने चार्जशीट फाइल करी है नेशनल हेराल्ड के केस में, इसमें एक बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करा है ईडी ने सत्ता के दुरुपयोग का, और ये कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करती है, जहां पर वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनका इस्तेमाल कर अपनी जागीर बढ़ाने का औजार बना देती है। इसकी जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है इस देश की जनता को भी और 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है नेशनल हेराल्ड केस और उसकी जो जांच हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से, उसमें बहुत गंभीर सवाल उठे। नेशनल हेराल्ड एक संस्था और एक न्यूज़पेपर था, उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, बिल्डिंग है, अलग चीजें हैं। मात्र 50 लाख के लिए एक संस्था को ट्रांसफर हो जाती है। संस्था का नाम है यंग इंडियंस। यंग इंडियंस जो है नेहरू गांधी परिवार उनकी बनाई हुई संस्था है। अब हजारों करोड़ की जो संपत्ति है 50 लाख के लिए यदि उनके पास आ जाए, यंग इंडियंस के पास, तो प्रश्न तो उठेंगे। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? राजनीतिकरण करने से जो जांच में गंभीर सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब थोड़ी ना मिलेगा। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक लाभ के लिए नेशनल हेराल्ड जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहा है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला माओवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहां माओवादी देश विरोधी गतिविधियों जैसे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सुरक्षा बलों पर हमले करना और आगजनी जैसी घटनाओं से सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने शनिवार को एक ऐसे ही 4 कुख्यात माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सुरक्षा बलों के खिलाफ अनेक हिंसक घटनाओं में शामिल थे। गढ़चिरौली पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के चलते जनवरी 2022 से अब तक कुल 96 माओवादी गिरफ्तार यहां पर किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शनिवार तड़के 4 मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जांच की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। रेत की तरह ढह गई इमारत, हर तरफ मच गया हाहाकार, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। राजधानी दिल्ली में मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में शनिवार को एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इमारत में 20 से 25 लोग रह रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल पर मोर्चा संभाला। मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए। कई लोगों को जिंदा बचाया गया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुस्तफाबाद इलाके में इमारत ढहने की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी सहित कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिलेगी। जिस तरीके से ऐसी कमजोर बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, उसकी सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये इतनी जिस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में हैं, उन सब को नोटिफाई करके उन पे एक्शन होना चाहिए। इस तरह से जिस दुर्घटना होने के कारण लोगों का मारा जाना, क्षतिग्रस्त होना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक है और प्रशासन को पूरी तरीके से ताकीद किया गया है। दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए
और परिवार को मेरी ओर से सांत्वना है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मुस्तफाबाद के विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि अवैध इमारतों का मुद्दा मैंने कई बार उठाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लिमिटेड लोगों की व्यवस्था है और पूरा इलाका इलीगल है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। बैठक होगी और चर्चा होगी। मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर MCD कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार ये इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी। इसका निर्माण एल शेप में किया गया था। इसके गिरने के कारणों का सही पता जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्तफाबाद इलाके में हुए हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। पीएमओ द्वारा एक्स पर साझा किए गए पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। पोस्ट में पीएम ने लिखा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में इमारत ढहने से हुई मौतों से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रचनाकारों की दुनिया और उनकी अर्थव्यवस्था एक मौलिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इस विचार विमर्श में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार मीडिया के लगभग 20 मीडिया घरानों ने भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री ने चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ पुराना मॉडल नए मॉडल के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिससे अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जगत का स्वरूप बदल रहा है और नए मॉडल के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पूरे देश की सामूहिक आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह दावोस आर्थिक नीतियों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, वैसे ही वेव्स स्वयं को मीडिया और मनोरंजन के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित करना चाहता है। वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत आयोजित एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के अंतिम दौर में पहुंचने वाले प्रतिभागियों की घोषणा कर दी गई है। पारंपरिक एनिमेशन, VFX, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल प्रोडक्शन सहित एनिमेशन की पूरी विस्तृत श्रेणी में मूल कहानी कहने पर केंद्रित सर्वश्रेष्ठ 42 प्रस्तुतियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इन प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को अब 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स सम्मेलन के दौरान अपनी मूल प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। शीर्ष 3 विजेताओं में से प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। डांसिंग आइटम्स टीम ने वेव्स टीम के सहयोग से 9 महीने की कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष 42 प्रतिभागियों का चयन किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति
शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लिया है। बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या की घटना पर भारत ने गहरा दुख और आक्रोश जताया है और इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनिट सरकार को खरी खरी भी सुनाई है। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या, भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, यूनुस सरकार को सुनाई खरी खरी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी बीच उत्तरी बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक प्रमुख हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या की घटना सामने आई है। इस घटना पर भारत ने गहरा दुख जताया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार को खरी खरी भी सुनाई है। नई दिल्ली ने इस घटना की निंदा की और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेशी अंतरिम सरकार पर अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भारत ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता की हत्या पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कर्तव्यों की याद दिलाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के रुख को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं को लेकर भारत में आक्रोश का माहौल है। वक्त आ गया है कि बांग्लादेश में जब सब जिहादी आतंकवादी बन चुके हैं तो इनको एक तरफ से भारत को जो है चाहिए कि भारत सरकार वहाँ मिलिट्री अपना उतारे, वहाँ जितने भी हैं इस तरह के लोग उन सबको समाप्त करके और फिर से वो भारत का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार से यूनुस खान की जो राजनीति चल रही है, वहाँ के हिंदुओं को मिटाने का जो षड्यंत्र चल रहा, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बांग्लादेश उभरा। जिस प्रकार से भावेश चंद्र राय की हत्या की गई है वह पूर्व नियोजित साजिश थी और हिंदुओं को पूरी तरीके से बांग्लादेश में समाप्त करने के लिए साजिशन आतंकियों की गोद में मोहम्मद यूनुस की सरकार खेल रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता भावेश चंद्र राय को शुक्रवार रात उनके घर से अगवा कर लिया गया था और बाइक सवार हमलावरों के समूह ने बेरहमी से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। भावेश चंद्र राय बांग्लादेश पूजा ऊर्जा पान परिषद के बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। वो इलाके के हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की और ये युद्ध विराम रूसी समयानुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।